मेरा नाम श्री प्रकाश पांडे है और मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी हूँ यहाँ उपस्थित। और एक दो बार PCS में चयनित हूँ और एक दो बार मैंने UPSC का मेंस भी दिया है, इंटरव्यू भी दिया है। और मैं आप लोगों को आज निबंध के बारे में बताता हूँ। निबंध के प्रशिक्षण के बारे में कुछ बेसिक बातें चर्चा करते हैं। जो निबंध का सिलेबस होता है, सबसे पहले किसी भी UPSC की तैयारी के दौरान किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो तो सबसे पहला चरण होता है उसमें सिलेबस को समझा जाए। और ये UPSC के सिलेबस में निबंध के बारे में बहुत विस्तार में नहीं बताया गया है कि क्या क्या उसमें हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है। बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें बताई गई हैं। मैं जानता हूँ आप लोग उसको पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसको पढ़ लेना चाहिए। बहुत शार्ट में लिखा है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ उस चीज़ को। आप लोग एक बार फिर से उसको चेक कर लीजिएगा, कहीं भी इंटरनेट में हर जगह मिल जाता है। उसमें लिखा है उम्मीदवारों को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध विषय के विषय पर ही केंद्रित रहें। जो सब्जेक्ट दिया जाएगा उस पर सेंट्रिक रहना है और अपने विचारों को सुनियोजित करके व्यक्त करें। हाँ, अपने विचारों को सुनियोजित करके और वो व्यक्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से जो मन में आया वो लिखना शुरू कर दिए, जहाँ मन का वहाँ एंड कर दिए, ऐसा नहीं होता है। और संक्षिप्त में लिखना है। संक्षिप्त का मतलब ये नहीं कि जो वर्ड लिमिट दी जा रही है उसको आप हटा दें। संक्षिप्त का मतलब है आप जो बात कहना चाहते हैं उसको कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखें, ये कहने का मतलब है। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए हम प्रदान किए जाएंगे। यही UPSC का डायरेक्शन है निबंध की तैयारी के लिए। और इसके अलावा पहला चरण होता है कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते समय कि हम उसके सिलेबस को पढ़ें। दूसरा सबसे बड़ा काम होता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें कि उसमें किस तरीके का चेंज आ रहा है, क्या पूछा जाता है। मेन चीज़ अगर आप किसी भी UPSC के सिलेबस में हर बार जब आप देखेंगे, तैयारी करेंगे तो एक चीज़ जरूर आप देखेंगे, उसमें चर्चा बन जाती है कि ये चीज़ नहीं पूछी गई। और ठीक है कि हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होता है, लेकिन मूल बातें जो होती हैं वो बिल्कुल ही समान होती हैं, एक जैसी होती है। और वो कोर पॉइंट पर अगर कोई भी तैयारी किया है तो वह उस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है। ये चीज़ होती है। सबसे पहले UPSC की तैयारी करते समय बच्चों को डायरी लिखना चाहिए। जो भी आप अखबार पढ़ते हैं, इधर उधर बुक्स पढ़ते हैं, जितने भी पढ़ते हैं उसमें मोटिवेशनल कोट्स होते हैं और कई सारे आपके सिलेबस से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। आप उसको अपनी डायरी में नोट करें, उसको बार बार रिवाइज करें। वह चीज़ें बहुत काम की होती हैं जो गागर में सागर भरने वाली कहावत है, वैसी होती है। तो जो लोग डायरी लिखते हैं देखा गया है उनका निबंध बहुत बेटर होता है दूसरों की तुलना में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा क्या आप लोग कर सकते हैं, जैसे SC में सबसे पहले पेपर मिलता है और जितने भी बच्चे होते हैं इसमें एक खास पैटर्न देखा जाता है अधिकांश मामलों में कि बच्चे पेपर मिलते ही लिखना शुरू नहीं करते हैं जैसा बाकी प्रश्न पत्रों में होता है। पहले वो पेपर लेते हैं, फिर वो उसको पढ़ते हैं। जितने दो खंड होता है, आप लोग जैसा कि जानते हो 250 नंबर का पेपर होता है और फर्स्ट पार्ट में 4 ऐसे दिए होते हैं, सेकंड पार्ट में 4 ऐसे दिए होते हैं, एक सेलेक्ट करके और वो करना होता है। केवल सबसे पहली चीज़ कि आपको प्रश्न पढ़ना चाहिए, तो वो टॉपिक पढ़ना चाहिए कि वो लिखा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ईजी चीज़ है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि अच्छे लड़के जो पास करने वाले बच्चे होते हैं UPSC में, वो ऐसे के टॉपिक में लिखा कुछ और होता है, वो समझते कुछ और है वो क्या लिखा है। और उस वजह से कई बार एक बार टेररिज्म पर निबंध पूछा गया और टूरिज्म पर पूरा निबंध लिख के बच्चे आए थे, एक दो बच्चे ऐसे देखे। तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्या टॉपिक दिया गया है। हिंदी में पढ़िए, फिर इंग्लिश में पढ़िए उस चीज़ को। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि वह अर्थ का अनर्थ समझ लेते हैं, वह चीज़ नहीं होना चाहिए। आप टॉपिक को ठीक से पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें और उसके बाद उस टॉपिक के भाव को समझने का प्रयास करें कि वह क्या कह रहा है।
अगर किसी भी निबंध के टॉपिक को आप समझ लेते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जितना अच्छा कोई भी व्यक्ति टॉपिक समझेगा उतना अच्छा निबंध लिखेगा। आपको उसके बारे में अपनी समझ ही लिखनी है उसमें, कि आप उस टॉपिक को कितना अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। और उस टॉपिक को केवल समझना नहीं बल्कि महसूस करना है। जो जितना अच्छे से, कई बार ऐसा लगता है कि वो ऐसे अमूर्त विचार होते हैं। अब तो ऐसे अधिकांश हम पिछले साल के देखे होंगे, उसमें सब्जेक्ट जो था वो अमूर्त किस्म का ही था। और उसमें कई बार ऐसा लगता है कि हम केवल एक तरीके से समझ लिए, 1-2 पैराग्राफ में बात कर ले जाएंगे, इतना समझ के और लोग लिखना शुरू कर देते हैं। वो भी नहीं करना है, समझिए ठीक से। उसके बाद पीछे की तरफ रफ वर्क बनाया जाता है। ऐसे के पेपर में पीछे रफ वर्क के लिए जगह दी गई होती है, हर पेपर में दी जाती है। उसमें आप उस पूरे ऐसे का ड्राफ्ट बनाइए। ऐसे के मेनली 3 पार्ट होते हैं। इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है। 3 चीज़ें होती हैं और उन तीनों का आपको पहले एक रफ वर्क करना चाहिए, अपना डायग्राम बनाकर के। इसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या इतना कंटेंट है कि आप उतने शब्दों में अपनी बात को लिख पाएंगे। और ये जो मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ये डायग्राम आप कभी बना पाएंगे, उसमें आप कंटेंट लिखते जाएंगे, कितने कंटेंट उसमें आपके पास हैं। और वो कंटेंट आप व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। हमें क्या इंट्रोडक्शन में लिखना है, क्या बॉडी में किधर लिखना है, क्या कंक्लूजन में किधर लिखना है। ये चीज़ें पहले से माइंड में कब होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेपरों में लिखना शुरू किया, आधा ऐसे लिख के पता चला कि हम इस पर नहीं लिख पा रहे हैं, इसको छोड़ के हम दूसरा लिखेंगे। वो चीज़ नहीं हो सकती है वहाँ पे। और इसके अलावा जितने भी कंटेंट आपके पास है वो वहाँ लिखे होने चाहिए और वो व्यवस्थित फॉर्मेट में रखे होने चाहिए। एक आइडिया होना चाहिए कि हमें लिखना कैसे है। तो वह रफ वर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, उसको अपने माइंड में लेकर के चलना होता है। उसी के अनुसार आपको जगह को देखते हुए अपनी बात को फिनिश करनी होती है वहाँ पर। ये ऐसे में बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। ये डायग्राम की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो डायग्राम आप बनाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये कैसे होगा, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग से होता है। यूपीएससी देखिए इस चीज़ नहीं है कि आप पढ़िए रटिए और मगज करके जाके वहाँ और नोटिंग ऑफ फैक्ट्स नहीं। आपको उस सिलेबस को समझना है और एक क्षमता का विकास है। यूपीएससी की तैयारी एक कैलिबर अपना बढ़ाने का प्रयास है और उसको जिसके अंदर वो क्षमता के विकास के लिए ये सब चीज़ें कराई जाती हैं, आपसे पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है आपकी किताब में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो सीधे वहाँ पूछ ली जाएंगी। आप पढ़ते समय कितना अलर्ट रहें, कितना आप समझें, उस समझ के आधार पर आपको अपना आंसर लिखना होगा और उसके आधार पर मार्किंग होती है। तो ये एक क्षमता का विकास है कि आप कितना एनालिटिकल हैं, कितना न्यूट्रल हैं आप सब्जेक्ट को लेकर के। ये सब चीज़ों का परीक्षण वहाँ होता है। तो ये क्षमता का विकास है। अगर आप ऐसे भी प्रैक्टिस की चीज़ है, आप टॉपिक्स जितने भी सिलेबस में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको उठाइए, एक एक टॉपिक को आप लोग नोट कीजिए और उसके बाद उसके बारे में सोचिए कि ये क्या कह रहा है, इसका इंट्रोडक्शन कैसे आप लिखेंगे, बॉडी कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, इस टॉपिक के डायमेंशन कितने हो सकते हैं, इसको कितने अलग अलग तरीके से सोचा जा सकता है। इससे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक ही टॉपिक को, ऐसा नहीं कि वो कोई चीज़ कह दिया, कोई लाइन कह दिया, आप उसके समर्थन में पूरा निबंध लिख डाले और चले आए। यूपीएससी लिखा है इसलिए उसको ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं लोग कई बार। ऐसा नहीं होता है। वो जो लिखा है उसके काउंटर में भी आपको तर्क देने होते हैं। ऐसा है तो उसके पक्ष में तर्क, और नहीं है तो क्यों नहीं है उसके पक्ष में तर्क। फिर एक मध्यम मार्ग लास्ट में कंक्लूजन में ड्रा किया जाता है उसका। और एक ऐसे कोई भी ऐसे आइडिया नहीं होता है, उसमें जितना आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप उसमें सफल रहेंगे। और दूसरी चीज़ कि ये जनरल स्टडीज से भी जुड़ा हुआ है, जितना आप उधर पढ़ते हैं कंटेंट उसका भी उपयोग आप यहाँ करते हैं। ये केवल हमें जब ऐसे का पेपर चेक किया जाता है तो ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने फैक्ट्स लिखे हैं या कितना उसमें आपने कंसेप्ट लिख दिए हैं। मेन चीज़ है कि आप कई बार ऐसा देखा गया कि निबंध में सब्जेक्ट से दूरी बना लेते हैं। देखिए इसके ट्रेसेस सिलेबस में छिपे होते हैं। सिलेबस में कहा गया है कि विषय के साथ निकटता को देखा जाएगा कि आप अपने सब्जेक्ट से कितना क्लोज होकर के बातचीत कर रहे हैं।
निबंध की भाषा इतनी जटिल नहीं होनी चाहिए कि वह समझ में ना आए। कई बार ऐसा माना जाता है कि जो जटिल है, कोई जटिल भाषा लिख रहा है, वही सफल है, वही अच्छा है लिख रहा है, उसके पास इतनी बौद्धिक जानकारी है, इतना बौद्धिक आनंद निबंध में पैदा कर दिया जाता है कि उसको देख करके लोग कई बार सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है। आसान भाषा में निबंध लिखना होता है और उसमें ये देखना होता है कि एक मानक भाषा होती है हिंदी की, उस भाषा का अनुसरण, उसका पालन किया जाना चाहिए। वह तो भाषा आपकी बहुत मानक होनी चाहिए, ये चीज आपको देखना है। देखिए कैसे लिखा जाता है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। आप लोग अब तक लिखते रहे होंगे बहुत सारी चीजें, तो हाँ बताइए आप लोग कुछ क्या क्या निबंध आपको लिखना है। यूपीएससी का टॉपिक कोई भी दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट इतना आसान तो नहीं होता है, औद्योगिक क्या लिखते 4.0 या कोई भी टॉपिक मान लीजिए, कोई भी टॉपिक अगर लिखा हुआ है तो आप उसके इंट्रोडक्शन को कैसे शुरू किया जा सकता है, बताइए। पहले औद्योगिक के बारे में बताएंगे कि मतलब उद्योग क्या होता है, उसके बाद कैसे रेवोल्यूशन आए, किस तरीके से मतलब कई देशों ने किस तरीके से भाग लिया, फिर औद्योगिक अर्थव्यवस्था पे कैसे पार्टिसिपेट किया, उसके बाद उसकी मतलब थोड़े से मतलब अभी ऐसे के लिखने की पद्धति के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि निबंध, कोई भी निबंध कैसे शुरू हो सकता है। उसके कई तरीके होते हैं। जितने आप निबंध के संग्रह पढ़ेंगे उसमें कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन से शुरू होता है कि कोई भी, जैसे उसमें क्वेश्चंस 2 4 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इसमें आज ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसमें क्या, ये जिज्ञासा पैदा की जाएगी। और फिर जब इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो उन जिज्ञासाओं का क्रमशः समाधान किया जाएगा। तो एक चीज जो शुरू होता है, हाँ आई बैठ, एक चीज जिससे शुरू होता है वह है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन से शुरू होता है। इसके अलावा किस चीज से शुरू हो सकता है? कोटेशन से भी निबंध शुरू होते हैं, आप लोगों ने देखा। स्टोरी से निबंध शुरू होते हैं। सर कोई डेटा वगैरह से भी स्टार्टिंग किया जा सकता है? बहुत निरस नहीं होना चाहिए, हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि कैसे जो है आपकी रुचि पैदा, जो परीक्षण कर रहा है आप कैसे का पढ़ रहा है, उसकी रुचि उसमें विकसित करें, आप सीधे उसको कनेक्ट करें। कितना एग्जामिनर आपसे कनेक्ट हो पा रहा है उसके आधार पर आपको नंबर मिलेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। और क्या क्या हो सकता है? करंट अफेयर, कोई घटना चर्चा में है, लैंगिक उत्पीड़न का कोई घटना है तो आप उसको करंट से जोड़ सकते हैं। चाहे कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, उसमें वो चर्चा में रहा है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है, वो भी शुरू करने का एक आसान तरीका होता है। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन, करंट अफेयर, कई बार ऐसा देखा गया श्लोक से लोग शुरू करते हैं, स्टोरी हो गया, कोट्स हो गया, डायलॉग से, फिल्मों के डायलॉग से, फिल्मों के गानों से लोग अपनी ऐसे को शुरू करते हैं। एक मेरे मेंटर हैं, उन्होंने, उनके साथ में पूछा गया था कि अच्छी सरहदें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं, इस पर निबंध लिखना था। और उन्होंने अपने निबंध की शुरुआत में कि कौन सा एक गाना है, पंछी नदियाँ हवा के झोंके, कोई सरहद नहीं को रोके,
सरहदें तो इंसानों के बीच। तो कोई भी इस तरह का मूवी का सॉन्ग है या लोकगीत है, इन सब चीज़ों को, श्लोक है, इन सब चीज़ों को जब आप डायरी आप मेंटेन करते हैं तो ये सब चीज़ें वो होती हैं, आपके पास स्टोर होता है और उससे बहुत तेज़ी से कोई भी कनेक्ट हो जाता है। आपके बाद उस जो आपको सब्जेक्ट दिए जाएंगे वो इतने आसान नहीं रहेंगे कि आप उसको कहीं से भी शुरू कर पाएँ। वो एक पूरा जटिल कॉन्सेप्ट होता है जिसको एक लाइन में आपको उठाकर आपके सामने रख दिया गया होता है। उस जटिल कॉन्सेप्ट को आपको आसान भाषा में कोई कहानी के माध्यम से या कोई एक स्थिति के माध्यम से, घटना के माध्यम से आप उसको या किसी गाने के माध्यम से भी अगर जीवंत कर देते हैं तो सीधे कनेक्ट हो जाता है। एक चीज़ को लेके एग्जामिनर आश्वस्त हो जाता है कि हाँ आप टॉपिक को समझ गए, समझ रहे हैं कि क्या इसमें होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन मेनली इन चीज़ों से शुरू होता है। अधिकांश जो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जितने भी आपसे प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें इंट्रोडक्शन कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों से शुरू हो। कई बार ऐसा होगा कि जब वास्तव में आप लेके क्वेश्चन पेपर्स बैठेंगे तो शुरू कहाँ से करें, कई घंटे आप बैठे रहेंगे, समझ में नहीं आएगा कि ये शुरू कहाँ से करें। शुरू करना एक निबंध को एक अलग ही चुनौती होती है और वहीं से आपका इम्प्रेशन शुरू होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो उस चीज़ को आप लोग को देखना होता है और इंट्रोडक्शन को बहुत सावधानी से लिखना चाहिए, सीधे कनेक्ट होना होता है और जिज्ञासा पैदा हो जाए उस चीज़ को भी। अधिकांश आपका मूल्यांकन इंट्रोडक्शन में ही एग्जामिनर कर लेते हैं। इसको अच्छा समझिए, खराब समझिए, लेकिन ऐसा होता है। तो इसी वजह से इंट्रोडक्शन को बहुत ही सावधानी से लिखना चाहिए और इन सब चीज़ों के माध्यम से, ऐसा नहीं किसी एक के माध्यम से आप उसमें स्टोरी भी हो, क्वेश्चन भी हो, फोटोग्राफ भी हो, सब चीज़ों को आप इन्वॉल्व करते हुए लिख सकते हैं जिससे एक अच्छा निबंध बन पाए। क्वेश्चन का किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बॉडी में क्या क्या लिखा जा सकता है आप लोग ये बताइए। कोई भी सब्जेक्ट है तो जब मैंने कहा है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है आपको सब्जेक्ट को पढ़ के, क्या स्टॉर्मिंग करेंगे और कैसे आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, क्या लिखा जाएगा। किसी भी ऐसे की बॉडी में कोई कंसेप्ट दे दिया गया, विचार दे दिया गया, तो कैसे आप उसको लिखेंगे उसके विचार के बारे में। हर एक जो भी घटना दी जाती है उसका आप लोग का यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस तो आप लोग को याद होगा ना, उसमें क्या क्या है, करंट है और जियोग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, आर्ट हर एंड घटना का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। कोई भी विचार निर्वात में नहीं पैदा होता, तो उसके पीछे घटनाएं जो होती हैं वो परिस्थितियों की उपज होती है। देखिए ऐसे ही निबंध में लाइन लिखी जाती है, घटनाएं, कोई भी एक घटना यहाँ घटित हो गई तो ऐसा वैक्यूम में नहीं होता, उसके पीछे काफ़ी डेवलपमेंट हुए होते हैं जिसकी वो परिणति होती है। जो टॉपिक आपको दिया गया दहेज प्रथा है, बहुत सबसे इजी क्वेश्चन है दहेज प्रथा, उसकी अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी, उसका कुछ अपना जियोग्राफिकल रीजन होगा, कहाँ लिया जाता है कहाँ नहीं लिया जाता है, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट होगा कि कितने कानून उसमें हैं, क्या क्या उसमें व्यवस्थाएं हैं, उसके कुछ इकोनॉमिक होंगे कि क्या शादी में जैसे खर्च होता है तो उन सब चीज़ों का इकोनॉमिक का एस्पेक्ट हर चीज़ का होता है। इसी तरह इन्वायरमेंट से वो कैसे प्रभावित होता है, उनका साइंस में क्या, टेक्नोलॉजी में क्या एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट्स ही आपको लिखने होते हैं। इसके अलावा आपको लोकल जियोग्राफिकल में आप लोग देख सकते हैं कि लोकल, नेशनल, ऐसा करके रीजनल, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या उसके कंसिक्वेंस हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे तो जरूर कुछ न कुछ पॉइंट्स उसके बारे में आपके निकल के आएंगे। वही पॉइंट आप बॉडी में नोट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप बस ऐसे के टॉपिक पढ़ेंगे और आप चाहे कितनी भी डायरी लिखे हो, कुछ भी किए हो, इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा आपको नहीं विचार मिलेंगे कि आप केवल वही लिख के और काम चला लेंगे। और वैसे भी ये जो है केवल ऐसा नहीं है कि आपके पास जब आप वैक्यूम में चले गए, नहीं कुछ समझ में आ रहा है निबंध कैसे लिखना है, आप इसके बारे में सोच के और अपने एक गोरख पूर्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको एक सिस्टमेटिक अरेंज करने का मौका देगा। ऐसा
निबंध में जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट होते हैं। कोई भी बात अचानक आप ये बात कहते हैं, अचानक आप कोई और दूसरी बात कहने लगे, रिदम नहीं टूटनी चाहिए। जो आप ऐसे लिखते हैं, एक अच्छा ऐसे आप जब पढ़ेंगे आप देखेंगे जो उसकी लास्ट लाइन होती है और जो नेक्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन होती है उसमें बहुत अच्छा कनेक्ट होता है। पूरे ऐसे में एक स्ट्रक्चर बना होता है कि ये बात यहाँ कही जा रही है तो उस नेचर की सारी बातें वहीं कही जा रही है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उतना ऑर्गेनिक तरीके से आपकी बात तभी निकल कर आ पाएगी जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे लगातार। ये चीज़ ऐसे में बार बार करना होता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है आप ये बताइए। कुछ भी आप ये बता दीजिए केवल हमें कि आपकी समझ से क्या होना चाहिए कंक्लूजन में, किस बात का ध्यान रखना चाहिए कोई भी लिखता। उद्देश्य का ध्यान रखें। उद्देश्य तो प्रस्तावना में संकेत होना चाहिए और जब आप वार्निंग शुरू कर रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे पॉजिटिव और निगेटिव मतलब सुनने के बाद अपनी तरफ से तर्क देना चाहिए, हाँ ये ऐसा हो सकता है। हर चीज़ का जियोग्राफी का भी पॉजिटिव और जियोग्राफी का भी निगेटिव होगा, पॉलिटिकल भी पॉजिटिव पॉलिटिकल भी निगेटिव होगा। और ये इसी जो वार्निंग में बात की उसी में इसकी चर्चा की जाती है। बताइए और जैसे पूरे लेवल का सबसे आउटपुट निकल के आता है, वही से कंक्लूजन में लिखा जाए। उद्देश्य ठीक है। हाँ, उसके बीच इन सभी बिंदुओं के बीच एक आपको अपना स्टैंड लेना होता है। ये पूरा निबंध आपका ठीक है कि आपका ही विचार है, लेकिन जब आप एक समय आप हिस्ट्री के पॉजिटिव साइड की बात कर रहे होंगे या पॉलिटिकल निगेटिव बात कर रहे हैं तो अब ठीक है आप उस पक्ष को पूरे आक्रामक तरीके से पुरजोर तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। आक्रामक होने का मतलब निबंध में हमेशा ही आपकी भाषा संतुलित और सटीक होनी चाहिए। भाषा आपकी मुलायम हो, तर्क आपके बहुत कठोर हो, इतने कठोर हो कि सामने जिस विचार को रखा गया वो एकदम ध्वंस हो जाए, जिसको आप प्रूफ करना चाहते हैं जिस बात को वो इतना क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आपकी भाषा जो है वो मुलायम हो सकती है लेकिन आपके तर्क मजबूत होने चाहिए। और वहाँ तो आप ये चीज लिख रहे हैं, कोई केवल यही पढ़ेगा तो आपको वो समझेगा कि यही आपका विचार है। आपका फाइनल कंक्लूजन क्या है वो चीज़ आपको पूरे निबंध का एक मध्यम मार्ग निकालना होता है और एक संकेत देना होता है टू दी फॉरवर्ड फ्यूचर के लिए। आपका कंक्लूजन मैं सुनना चाहता था कि कंक्लूजन हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी चाहे कितना भी निगेटिव टॉपिक पर आप जैसे लिख रहे हैं उसमें उम्मीद की कोई ना कोई किरण दिखनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव उसको एक जैसे जैसे वो अंत की तरफ बढ़े, किसी ऐसे की शुरुआत बहुत दमदार होनी चाहिए और अंत बहुत दमदार होना चाहिए। और वो सारी चीज़ें ये तो स्टोरी वगैरह उतनी नहीं मोनोलॉग्स होते हैं उसमें, लेकिन ये जो कंक्लूजन लिखा जाता है वो किसी श्लोक पर किसी नारे पर खत्म होना चाहिए और उससे एक भविष्य को लेकर के संकेत मिले, एक अंतर्राष्ट्रीय पूरा आपका व्यू है वो एक ब्रॉडर व्यू बनना चाहिए। और वह क्यों आप पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं उसके पीछे क्या आप तर्क दे रहे हैं वो भी आपका आधार भी होना चाहिए। इस तरह से कंक्लूजन लिखा जाता है, ये चीजें होती हैं। इसके अलावा आप लोग जब डायरी आप लिखेंगे तो इस तरह की जितने निबंध के लायक लाइन मिले आपको कहीं स्लोगन्स मिले फिलासफर्स की, उनको आप नोट करें और उस पर आप लगातार अभ्यास करने का। पहले तो आप यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं का अभ्यास आप लोग करेंगे। उसके बाद आप लोग इस पर कि जहाँ से आपको मिल जाए इस तरह की लाइन आप नोट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं भी अभी बता दूँगा और उसको आप लोग नोट कर लेंगे। उस पर आप सोचेंगे कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। ऐसे में कभी भी आप टॉपिक को गेस नहीं कर पाएंगे किस पे पूछा जाने वाला है। ये सिर्फ एक तैयारी ऐसे के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पूरे तैयारी के बारे में। ये क्षमता का विकास है कि
आपके अंदर उतनी एनालिटिकल पावर है कि नहीं, आप उतना सोच पाते हैं कि नहीं, उस तरह से आप कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को कि नहीं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कोई इकोनॉमिक का हिस्सा है तो ज्योग्राफी का हिस्सा है। सब्जेक्ट इस तरह कनेक्ट हैं आपस में, और उन सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी की समझ, विचारों की कनेक्टिविटी की समझ, वो तब देखिए सिविल सेवा की तैयारी पूरा व्यक्तित्व का विकास है। और पहले से ही आपको उसके लिए लास्ट डे के लिए भी तैयार रहना होता है। लास्ट डे अगर आप इंटरव्यू को ही मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, आप उसको माइंड में लेके चलेंगे, उसी के हिसाब से आप देखेंगे कि जब जिस दिन मैं तैयारी शुरू किया उसके फर्स्ट डे को मैंने कोई चीज़ डायरी में लिखी होगी तो हो सकता है कि वो IAS या BCS के इंटरव्यू में वो पूछा जा सके ऐसा क्वेश्चन। आपको एक पूरा सिविल सेवक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, कैसे उसको सोचना चाहिए, कैसे उसको उसका क्रियाकलाप होना चाहिए, उसका अनुसरण करने की कोशिश करें, उसका पालन करने की कोशिश करें, ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसके अनुसार जो आपकी एनालिटिकल पावर विकसित करेंगे तब जाकर के आप लिख पाएंगे, क्योंकि वहाँ इतना प्रेशर होता है एग्जाम में कि आपको तुरंत ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, तुरंत लिखना है फ्लो में। और वो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर लिखे जाते हैं, उसको नंबर आ मिलते हैं कि जो सीधे कहीं किसी किताब में नहीं लिखा होता है। बस ये है कि हमने इतनी किताबें पढ़ी है, इतनी जगह से पढ़ा है और इतना स्थिरता के साथ पढ़ा है, समझा है कि उस लेवल पर चेतना है हमारी कि हम कोई विचार लिख रहे हैं और वो वास्तव में सही है। तो इस चीज़ की आप लोग इंटरकनेक्ट जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। और एक ऐसे जो है वो ऐसा नहीं कि ऐसे हम अब पढ़ेंगे 2 घंटे तो वही ऐसे की तैयारी है, जिसमें आप GS पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, आप उसी समय ऐसे की तैयारी कर रहे हैं। वो आपकी एक सोच का हिस्सा है। UPSC की तैयारी जब आप यहाँ से निकलेंगे आप घास को देखेंगे या कोई टाइल लगी हुई है बाहर, आप उस टाइल को देखेंगे, वहाँ पे अगर आपको साइंस याद आ जाता है कि ये क्यों ऐसा ही बनाया गया है, ये बिल्डिंग क्यों ऐसे बनाई गई है, ये ब्लैक बोर्ड क्यों ऐसा बनाया गया है, इसके पीछे क्या साइंस है, उस साइंस की उस क्यूरोसिटी जो होती है उसका विकास करना होता है आप लोगों को तैयारी के दौरान। और जब इस तरह की जिज्ञासा होती है तो आप लोग जरूर उसमें अच्छा समझ पाएंगे और लिख पाएंगे, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तैयारी आप जब नहीं कर रहे तब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं, वह अलर्टनेस होनी चाहिए एक पूरी तैयारी के दौरान। तो ये चीज़ का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। और क्या आप लोग कुछ निबंध के बारे में जानना चाहते हैं? सब लिख रहे हैं कैसे, मतलब कुछ गलतियाँ हो जाती है लिखते समय, मतलब जैसे कुछ लिख रहे हैं तो फिर मात्रा की गलती हो जाती है, मात्रा होता है सब निरंतर अभ्यास करना होता है। जैसे मात्रा की ही गलती आप कह रहे हैं, हम लोग मात्रा की गलती पर ही अभ्यास करेंगे। आप लोग एक चीज पेपर पेन होगा आप लोगों के पास ना है? सभी हिंदी मीडियम से कोई इंग्लिश से भी है? हिंदी से भी। आप जो लिखते हैं उसका यथासंभव राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट लिखना चाहिए। बाकी जिनके राइटिंग अच्छी होती है उनको इसको थोड़े से ऐसे मिल जाता है कहीं ना कहीं, तो आप लोग को राइटिंग भी बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हिंदी में मात्रा वगैरह की गलती नहीं होनी चाहिए, भाषा में पकड़ अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो जो शब्द कठिन होते हैं उन शब्दों को आप लोग को लिखने का अभ्यास करना चाहिए बार-बार कि क्या क्या शब्द कैसे हम लिख रहे हैं, और अगर कोई शब्द गलत लिख रहे हैं तो लगातार उसको सही लिख के आप अभ्यास करें कि वो कैसे लिखा जाता है। आप लोग एक चीज़ हमें बताइए, ये शब्द सही है कि नहीं? सही है। कुछ नहीं होगा, कुछ पूरा नहीं जाएगा, होगा। या नहीं होगा, या नहीं? या नहीं रहेगा? नहीं, पूरा जाएगा। सभी रूप से हो रहे हैं? नहीं सर, वो जो आप लिखे थे सही था सर। ये सेंटेंस के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे पूज्य पिताजी अगर आ जा रहे हैं तो उसमें अगर जी लग जाता है तो पूज्य। नहीं, मैंने ये लिखने के लिए नहीं कहा, हमने पूज्य लिखने के लिए सर सही है, तब सर जो लिखे थे आप सही था सर, नीचे वाला सही है। कंट्रडिक्शन है ना आप लोगों में, आधे से इधर आधे उधर है। नीचे वाला सही है। यस सर। जो लोग कह रहे हैं नीचे वाला सही है वो ऐसे नोट कर
और ये लिखना सही है शुरू सर, वही यही सब कैसा करेंगे आप नीचे वाला है ना। ऐसे ये ऊपर वाला लीजिए और जाके इंटरनेट पर सर्च करेंगे और हिंदी साहित्य की किसी किताब में पीसीएस का जो हिंदी वर्णमाला होता है तो वो हिंदी का पेपर होता है उसमें लिखा होता है, वहाँ से आप लोग चेक करेंगे कि ये पीसीएस के में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है इसमें और इसको सही माना गया होगा आंसर। और शब्द लिखे हम यस सर। गलत है सर, आधा जा होना चाहिए सर, दोनों आधा जा रहेगा। यस सर, ये सही है। यस सर। नीचे सभी लोग समझ यस सर। ये हमारे की बात है। सही। अहल्या ही है जो पहले अहल्या जो पहले था वही सही है। यस सर। सब लोग समझ रहे हैं? यस सर। ये सही है। गलत है सर, ऊपर रामेला लगेगा, ये नहीं रहेगा सर। हाँ ऊपर रामेला। यस सर। सही हो गया। यस सर। वैसे लिखा तो ये भी जाता है चिन्ह में। ये सही है कि गलत है? ये सही। हाँ मैंने कैसे लिखा जाता है? ने में बिंदी, ए में बिंदी, में बिंदी, ने नीचे वाला कौन से? नीचे नीचे हाँ मन आए लिविंग जीवन। ये सब सही है कि निरंतर निरपराधी निरपराधी और अपराध। निरपराधी सही, ऊपर वाला सही है सर, ऊपर वाला सही है। यस सर, ऊपर वाला सही है सर। ये सही से ये गलत निरपराध कर लीजिए। ये पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये सही है क्या? ये ऊपर और नीचे वालों से कोई एक ही सही है। ये गलत है। ये वाला सही है। ये दोनों या तो आप माधुर्य लिखिए या तो मधुरता लिखिए। माधुर्यता लिखिए। इस तरह का कि जितने भी जब आपको इस तरह के शब्द मिले और लगे कि ये सही है ये गलत है, नोट करके इस चीज को और बार बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आदत में आ जाएगा सही लिखना। इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं वो प्रैक्टिस से ही आते हैं। अच्छा कोई शब्द कोई जैसे अक्षर गलत लिखता है बार बार, अगर अक्षर बार बार गलत लिखा है तो उसको वही अक्षर बार बार 100 बार सही करके सही शेप में लिखना चाहिए, उससे वो सही हो जाएगा। एक चीज ये होता है व्यवहार ये सही है। गलत है हाँ पे आँख मात्र
इससे गलत हो जाता है। ये सही है अंतर्धान, अंतर्धान नीचे ही सही है, अंतर्धान नीचे से ये सही है। यस सर। सही है। प्रौद्योगिकी गलत है, प्रौद्योगिकी क्या यस सर सही है। क्या गलत? सही है। सही है ना, तब केवल ऐसा ही होगा। यस मैम आप एक शब्द होता है विपरीत, देखिए सही तो ठीक है दोनों है, लेकिन वास्तव में सही ये है। यस ये जय दर्शन है, ये नहीं रहना चाहिए। भोजन ये तो लग कैसे सबको सही लग रही है। ये हाथी को आदमी क्या कहते हैं? हाथी में भी ऐसा ही होता है ना। ये क्या कहते हैं? हाथी नहीं कहते हैं ना? यस सर हाथी सही होता है हाथी। यस सर हाँ, हाथी पुलिंग है, हथनी स्त्रीलिंग है, हाथी स्त्रीलिंग है। हथनी स्त्रीलिंग है सर। ये शिवनाम में सही है ना। यस सर अनाथिनी कहीं लिखा हो सही है। अनाथ अनाथा होता है। अच्छा ये सुस्वागत, ये शब्द सही है। ये होना चाहिए। यस सर विहंगिनी का भी विहंगी होता है। ये सब सही है। निर्दोष सन्यासी सही है। गलत है सर, गलत है सर। ना बिंदी रहेगा ना आधा नहीं रहेगा, आधा ना नहीं, गलत हो गया सर, अभी भी आधा ना नहीं रहेगा। ये सर अब सही है। आप सही, ये दोनों रहेगा। ये क्यों क्या मतलब यही क्वेश्चन है। ऊपर हिंदू सही है सर, हिंदू सही है।
करेंगे लगातार ऐसे शब्दों का, कुछ कुछ शब्द आएंगे और उसको आप सही कर पाएंगे। एक बार नोट कर लेंगे आप तो उसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे, सुधार करेंगे। ये दोनों चीज़ें होंगी। बेसिस ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हल कर पाएंगे आप, और वो यूपीएससी में भाषा भी सही होगी, जीवन साथी के लिए भाषा भी सही होती है। और क्या किया जा सकता है? बायस नहीं होना चाहिए। कई बार लोग किसी सब्जेक्ट को लेकर के, जेंडर को लेकर के, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके छिपी हुई पूर्वाग्रह निकल के आते हैं। उस चीज़ का सावधान रहना चाहिए आप लोग को कि किसी भी तरीके से बायस न दिखें आप लोग। और कई बार तो निबंध में देखा गया टॉपर्स तक वो करते हैं कि करता है करती है, दोनों करके लिखते हैं, करता और करती है, या पूरा निबंध ही कई बार फीमेल जेंडर के रूप में लिखा जाता है। पुरुष सत्तात्मक समाज में अधिकांश जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो पुरुषों के हिसाब से बनाए गए हैं और उसी के अनुसार भाषा सोच के लोग लिखते हैं। अगर कोई महिलाओं के हिसाब से भाषा ऐसे लिख रहा है, न्यूट्रल क्यों पुरुषों के हिसाब से होना चाहिए, महिलाओं के हिसाब से भी होना चाहिए। धीरे लोग उस हिसाब से भी लिखते हैं तो उसको माना जाता है कि जेंडर न्यूट्रल है। तो वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। और कुछ आप लोगों को पूछना हो तो पूछिए। आप लोग निबंध कुछ सब्जेक्ट पे लिख के अगर उनको किसी को दिखाना होगा आप लोग दे देंगे तो हम लोग चेक भी कर देंगे। कोई भी पेपर हो कुछ आंसर लिखे आप लोग और आपको लग रहा है कि चेक कराना चाहिए किसी से, कोई नहीं मिल रहा है तो देंगे आप लोग, हम लोग चेक खुद कर देंगे, आप करा देंगे। डाटा ही नहीं आया, समझ में आ रहा है आपको? ये सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे कि नहीं है? बिग डाटा कभी सुने आप? देखिए एक चीज ये ध्यान रखिए आप लोग कि यहाँ पढ़ाया जाएगा तभी हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं से भी आप लोगों को जनरल इंफॉर्मेशन मिल रही है पूरे सिलेबस के बारे में, क्या तैयारी करते कैसे करते हो आप लोग? सिलेबस तो याद है ना सबको? नोटिफिकेशन आपको अपने कमरे में चिपकाना चाहिए और जो भी आप लोग के सिलेबस एक किताब कॉपी खरीद लो आप लोग। हर पेज पर यूपीएससी का सिलेबस का एक पॉइंट आप लिख लो। औद्योगिकरण सिलेबस में औद्योगिकरण लिख लो। जैसे आवास का है, मान लीजिए टॉपिक है आवासन, उसको आप लिख ली। अब उसमें जो भी टॉपिक हमारे हैं अखबार में आप पढ़ रहे हो चाहे कहीं से भी, वो 2-4 पॉपुलर पॉइंट्स एसडीजी बोर्ड में कहाँ आवास के बारे में सबको आवास मिलना चाहिए इसका जिक्र है। चाहे किसी योजना के बारे में कोई महत्वपूर्ण डाटा अखबार में है, ऐसी 2-4 चीज़ों को लिख के रखोगे तो कम से कम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में अगर फैक्ट्स लिख देते होगा, ऐसे कॉमन यूटिलिटी वाले फैक्ट होते हैं तो उससे इनरिच होता है आपका आंसर, गंभीरता आती है उसमें। तो वो आप लोग करना चाहिए पूरे सिलेबस को आप लोग एक पेज कम से कम आप लोग उसमें टॉपिक लिख के और उसको समझ भी लेंगे। कोई अगर इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वो भी लिख लें और उसमें फैक्ट्स भी लिख लें। वो रिवीजन करने का काम है, कोई जरूरी नहीं नोट्स मतलब पोथा बना देंगे रामायण लिख देंगे तभी वो होगा। एक पेज काफी होता है, आप समझे चीज़ों को। इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरे एग्जाम आएगा और आप पूरा सिलेबस पढ़ के और रिवाइज करके आप जा पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है और एक मानसिक तौर पे तैयारी करके देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप पूरा जो पढ़े हुए एक लाइन फिर से दोहरा लोगे, उस तरह एग्जाम कभी नहीं हो पाता है ऐसे। तो वैसे करके आप टॉपिक करके आप लोग लिखेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। डाटा समझ में आ रहा है? आयल एक टाइम था कि ऐसे 20-25-30 साल पहले दुनिया पर आयल का राज था, जो गल्फ कंट्रीज थे वहाँ से पूरा ग्लोबल ऑर्डर सेट हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी। आज के समय में जिस कंपनी के पास जितना ज़्यादा डाटा है, फेसबुक के पास और क्या है डाटा है, गूगल के पास क्या है डाटा है, जगह जगह डाटा की चोरी हो रही है। डाटा को एनालाइज करके लोग उसका दाम पैसे से बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है। उतना कीमती कोई चीज़ शायद सोना भी नहीं है आज के टाइम में जितना डाटा है। तो ये ऐसे टॉपिक्स जो आप हमको देखते हैं इन पे आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो ज़्यादा आपको चीज़ें आसान लगेंगी। किसी
किसी भी शब्द को मैंने अभी कहा है कुछ देर पहले मानक भाषा में लिखनी चाहिए, और भाषा इतनी इस तरीके की होनी चाहिए उससे रुचि पैदा हो सके जानने की, सभी की जो भी पढ़े उसकी रुचि पैदा हो सके उस भाषा में। किसी भी शब्द को आप देखेंगे तो पहले एक वर्ग होता है, वर्ग से पहले क्या लगता है? एडवर्ब, एडजेक्टिव। जब आप किसी भी निबंध में लिख रहे हो तो वही चीज है, अगर आवास लिख रहे हैं कौन सा इसके पहले एडजेक्टिव लगाया जा सकता है? आवासन है, नियोजित आवासन पर भी आप आवासन लिख रहे हैं, उसमें नियोजित आवासन लिखे तो ज़्यादा समृद्ध लिखेगा आपके भाषा। तो जो भी आप लिखते हैं उसके हिसाब से सोचिए कि जो भी शब्द आप यूज कर रहे हैं उसके एडवर्ब या एडजेक्टिव आप पहले से सोचेंगे इसको क्या और अधिक अच्छा बनाया जा सकता है। ऐसे आप सोचेंगे तो आपकी भाषा और अधिक समृद्ध है। ऐसा नहीं इससे ठीक है थोड़ी सी जो दिखाती है लेकिन दिखाता है कि आप कितने अलर्ट हैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत पुराना कोट है कि हर साधु का एक अतीत और हर दुष्ट का एक भविष्य होता है। ये शायद किसी से पूछा भी गया था, आप लोग खोजेंगे तो मिलेगा। ये ऐसे सब्जेक्ट जब मैं था तब हरी नहीं, जब मैं था तब हरी नहीं, ये भी एक है। इस तरह करके जितने भी हैं स्टेम पर आप पूछा जा सकता है निबंध तो बहुत सारी चीज़ों पे ट्रेस नहीं कर सकता आपको। लेकिन जो देखिए हिंदी मीडियम के साथ समस्या ये है कि वह अभी भी पुराने मटेरियल्स पर रियलाइज कर रहा है, भरोसा कर रहा है लाइब्रेरी। आप लोगों को ठीक है इंग्लिश को कोई ऐसे हवा के तौर पे नहीं देखना चाहिए कि ये चीज़ आप मुझे खुद इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं आती है, मैं हिंदू डेली पढ़ता हूँ। आप उसको पढ़ें तो हो सकता है शुरुआत में 10% समझ में आएगा, 15%, 20%। आपके रूटीन में वो चीज़ शामिल होनी चाहिए। कोई भी चीज़ तैयारी के दौरान आप एक्सक्लूड न करें कि हम इसको छोड़ के हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे उसके बाद भी नया हो जाएगा, क्योंकि आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं वो सब पढ़ के और सबके साथ तैयार हैं। तो ये एक्सक्लूड नहीं करना है आपको, और इस तरह से आप अलर्ट रहेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। इस तरह की स्टेम होता है, स्टेम जानते हैं हम लोग क्या होता है? स्टेम क्षेत्र है जिस पर आज की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसका 60 भाग। पिंक जॉब सिंड्रोम क्या होता है? पिंक जॉब सिंड्रोम कितने लोग आपके गांव में सिलाई करते हैं? पुरुष नर्स कितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष कितने नर्स होंगे शहर में? ये जॉब क्यों महिलाओं के लिए ही आरक्षित? यही भी जॉब सिंड्रोम है। ये नौकरी महिलाएं ही करेंगी, ये नौकरी पुरुष नहीं करते, महिलाओं को नहीं करना चाहिए। ये पहले से जेंडर बायस होकर के और सेट किया गया है आपको कैसे। बात यह है कि जो भी डायरी लिखते हैं आप लोग या लिखेंगे उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि आप आज तक जितना भी पढ़े, कबीर के दोहे पढ़े होंगे आप लोग बचपन से, वो सब निबंध में यूज हो सकते हैं, रहीम के दोहे। तो इन सब चीज़ों को जितना आप लोग पढ़ेंगे, जो आप पढ़ेंगे उसका यूटिलाइज कर लेना इस सिविल सेवा में बहुत बड़ी सफलता होती है कि मौके पर वो चीज़ें यूटिलाइज हो जाए। जानकारी सब चीज़ें होती हैं, उस समय इतना प्रेशर होता है, इतना जगह कम होता है और वह चीज़ें इतनी आसान याद नहीं आती हैं क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग उतनी की नहीं गई होती है, अभ्यास नहीं किया गया होता है, वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और कुछ पूछना हो पूछ लीजिए आप। ऐसे के बारे में ही हम लोग कर रहे थे, पर बात दूसरी तरफ चली गई है। ऐसे में क्या और आप लोग सुधार कर सकते हैं, क्या करेंगे, कैसे आप लोग तैयारी करेंगे?
देखिए, तैयारी का ये नहीं होता है कि हम यहाँ बैठ के आप लोगों से निबंध लिखवाएंगे या हम बताएंगे कि पिछले साल में क्या निबंध पूछा गया था और उसी का हम निबंध पढ़ा देंगे तो आप परीक्षा पास कर लेंगे। सिविल सेवा की तैयारी अपने आप की तैयारी है। मैंने यहाँ टीचर्स से भी कहा, कई बार कहा कि सिविल सेवा में क्षमता का विकास करना है तैयारी के दौरान, कि एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को किस नज़रिए से देखा जा सकता है उसको समझना है आप लोगों से, तब आप सही बात पर चल पाएंगे। ये हम लोगों का प्रयास है। बताइए और कुछ ऐसे ही करना। क्या पहले से कोई ऐसे लिखता रहा है प्रैक्टिस आप करते हैं? आंसर राइटिंग भी करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं। क्या करेंगे आप लोग आगे से? सिलेबस जान के 3 बार घर जाके और पढ़ेंगे आप लोग कि क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स क्या हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, आप लोग पहले शुरुआत में अगर ठीक से ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं, जैसा लिख पा रहे हैं वैसा लिखना शुरू करें। धीरे धीरे करके उसमें आपकी समझ बढ़ेगी। शुरुआत करने से जो नदी में कूदता है वो तैरना शुरू करता है। बाहर से बैठ के कितना भी ट्रेनिंग दे दिया जाए कुछ नहीं आप लिख पाएंगे। निबंध लिखें, कोई भी आप लोग आंसर प्रैक्टिस भी करते हैं, आप लोगों को लगता है आप अगर भेज देंगे सिंपल से जाते हुए ऑफिस में भी कोई लेके चला जाएगा, कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी अधिकारी चेक करके आपको दे देगा, जो भी कमियां होंगी उस आंसर में बता देगा आपको। और दूसरों से जब आप पूछेंगे तो जब आप 4 लोगों से पूछेंगे तो 4 तरीके से अपना व्यू बताएंगे, उससे आपको सुधार होगा आंसर में, क्या क्या कमी रहेगी वो पता चलेगा। अपने आप को सुधारते हुए लगातार जब आप एक शिद्दत से प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा, किसी न किसी बार क्लिक होगा, अच्छे से रिजल्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आप लोग ऐसे का प्रैक्टिस करेंगे। कोई अगर मटेरियल नहीं मिल रहा है, अगर आप लोग किसी के डायरी देखना चाहते हैं, वैसे ऐसे किसी का देखना चाहते हैं, वो सब चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं ऑलरेडी। फिर भी इस तरह की कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, कोई इसमें वो नहीं है। अगर कोई चीज़ जैसे इसमें ठीक है और 1-2 क्लास अगर लेंगे तो उसमें जो भी सब्जेक्ट्स होंगे या कुछ ऐसे लेके आएंगे, उसमें बता देंगे कैसे कैसे इसमें सोचना है। लेकिन देखिए, ओवरऑल क्लास पे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं। क्लास का मतलब यह है कि लिखना कैसे है और क्या दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को हम सॉल्व करें और किस स्तर पर जाकर के ऐसे लिखना होता है। देखिए, व्यक्ति के 3 स्तर होते हैं किसी भी व्यक्ति के। एक होता है जो व्यक्ति के बारे में बात करता है। आप अपने गांव में सोचिए कि 3 लेवल के आदमी हैं। एक सबसे कम होशियार है, एक जो उससे थोड़ा ज़्यादा होशियार है, एक जो सबसे ज़्यादा होशियार है। इन लोगों की बातचीत में आप फर्क देखेंगे। जो सबसे कम होशियार आदमी होता है वो व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, फलाने या फलाने ऐसा कहें, या वो आदमी कैसे हैं उनके बारे में कमेंट पास करेगा। जो उससे थोड़ा होशियार आदमी होता है वो घटना के बारे में बात करता है, वहाँ ये घटना हो गई। जो सबसे समझदार आदमी होगा वो विचारों या भावनाओं के स्तर पर बात करेगा, किसी विचार की बात करेगा या किसी भाव की बात करेगा। यूपीएससी के बच्चों को हमेशा विचारों और भावों के स्तर पर रहना चाहिए। घटनाओं की घटनाएं आप देखेंगे, व्यक्ति को भी आपके सामने आएगा, आप आंख बंद करके नहीं चलेंगे। कोई व्यक्ति क्यों है, कोई घटना क्यों हुई, वह किस किस विचार से प्रभावित होकर ऐसी हो रही है, वो विचारों के स्तर पर आप उसका अन्वेषण करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो वो उस दुनिया में उस वैचारिक स्तर पर रहना होता है आपको। तो यही है, एक अप्रोच है, एक स्टैंडर्ड होता है आंसर राइटिंग का, चाहे किसी भी चीज़ का, थिंकिंग लेवल का, कैसे कनेक्ट होती हैं चीज़ें, कैसे आगे बढ़ती हैं। ये इसमें हम और ज़्यादा कुछ चीज़ें बात करेंगे भविष्य में, लेकिन आप लोग अपने लेवल पर शुरुआत करें। देखिए, जिज्ञासा सिविल सेवा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और वो एक आम आदमी के भी जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आप लोग जिज्ञासु करिए और जो भी उसमें आप लोगों को दिक्कत आ रही है, कहीं भी आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के यहाँ चले जाएंगे और वो अगर तैयारी किया है और उस माध्यम से आया है तो वो आपकी मदद जरूर कर देगा। जब भी आप लोग बुलाएंगे तो हम भी आ जाएंगे,
इसमें और कोई आप लोग को जानना होगा ऐसे के बारे में, क्या भविष्य की क्लास में डिस्कस किया जाए, आप लोग बताइए। ठीक है, हम आपको सिलेबस लिखा हुआ दे देंगे और वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सेट दे देंगे, वो सब चीज़ें इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, आप लोग ले लेंगे। और थोड़ा और हम लोग गहराई से इसमें ऐसे के बारे में बात कर लेंगे आने वाले कुछ क्लासेस में। लेकिन ये मेनली है प्रैक्टिस की चीज़। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप देंगे, हम उसको ये बता देंगे कि इसको और बेहतर कैसे लिखा जा सकता है। टाइम लिमिट में लिखना होता है तो ठीक है कि वही चीज़ आप टाइम के बाहर जाकर आप सोचेंगे तो आप भी बहुत अच्छा लिख पाएंगे। उस दिए गए टाइम लिमिट के भीतर आप सोचिए क्या लिख पा रहे हैं, 2-4 पैराग्राफ, 10 पैराग्राफ, और उसे अंत तक लेकर जाइए, कंक्लूजन तक लिखिए और उसके बाद किसी को दीजिए चेक करने के लिए। वह चेक करके आपको बता देंगे कि क्या इसमें समस्या है, चाहे क्या इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और कुछ हम लोग बताइए किसी पूरी तैयारी के दौरान कोई अगर ऐसा दिक्कत आ रहा हो सिलेबस को लेकर, किसी चीज़ को लेकर के, मेरी मैंने 2-3 चीज़ें बता दी, यही है क्या ये आपको नोट्स के नाम पे, देखिए नोट्स बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज बनाना। नोट्स के नाम पे आप वही मैंने बताया है कि आप एक कॉपी पे लिखो, सारे टॉपिक आप क्लियर से लिख लो, उसके नीचे आप लिखा करो। ये बेसिक समझ हर टॉपिक के बारे में आपकी होनी चाहिए। उस पर आप कोचिंग पर डिपेंड मत रहिए। कोचिंग का मतलब है कि आप आते हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर के, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कितनी डेप्थ होनी चाहिए उसमें, वो टीचर जब डिस्कस करते होंगे तो आपको पता चल जाता होगा। आप उस डेप्थ को महसूस कीजिए कि हर टॉपिक में आपको इतनी डेप्थ में जाना है, इतना इसका एरिया बड़ा है, वाइड रेंज है, किस किस तरीके से उसको सोचा जा सकता है, लिखा जा सकता है, वो सब चीज़ें लोग बता देंगे। बाकी और कोई बहुत ज़्यादा हेल्प कोचिंग से चाहे किसी चीज़ से नहीं होती है। देखिए कोचिंग का मतलब है कि गाइडेंस, सही गाइडेंस देना कि क्वेश्चन किस मेथड के। अंततः आप जिस दिन एग्जाम में ले जाएंगे, आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर होगा तो आपको बस सिलेबस याद होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो पढ़े हुए टॉपिक उसके हिसाब से या कहीं से समझे होंगे, वही समझ आपकी काम आनी है। ना तो नोट्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ना तो ऐसा है कि कोई महान यात्रा पे हम निकले हैं कि इतने ज़्यादा हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक। यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि वो कोचिंग में कवर ही नहीं किया जा सकता है एक साल में। ये तो टेस्ट की बात है कि आप कोचिंग में एक टॉपिक को, ठीक है सिलेबस ऐसा नहीं कहने खत्म नहीं होगा, कराया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास का करा दिया जाएगा, लेकिन ये एक टेस्ट है आप लोगों का कि आप टेस्ट कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को हमें पढ़ना कैसे है। ऐसे को आप नियमित तौर पर लिखना शुरू करें, हर हफ्ते में कम से कम एक ऐसे जरूर लिखो। इसी तरह से एथिक्स के क्लास के बारे में भी कुछ बेसिक बातें बस बता दी जाएंगी, आप लोग उसमें लिखना शुरू करें और अच्छा और बेहतर आप लोग के पास खुद ही उसमें सुधार होगा। धीरे धीरे करके आप लोग समझेंगे। कुछ एथिक्स का सिलेबस है और ऐसे का है, इन दोनों में कुछ बेसिक बातें होती हैं, नियम होते हैं, बस उसको ध्यान में रखना होता है और प्रैक्टिस करनी होती है। जो आपके बारे में जैसे एथिक्स है, जितने टॉपिक हैं मैं बता रहा हूँ उन सब का पहले डिफिनेशन कहीं से भी पढ़ लो, कोई एक बेसिक किताब उठा के, और केस भी कैसे लिखते हैं उसका एक सामान्य 2-4 नियम होते हैं और वो नियम आप जानिए। हर जगह 2-4 केसेस भी पढ़ेंगे, अपने आप को क्लियर हो जाएगा कैसे उसको लिखते हैं। बस उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिए हर टॉपिक के बारे में। उसके बाद टॉपिक में कितना घुसते हैं तो आपकी समय पर और आपकी क्षमता पर निर्भर है। ऐसा करके आप लोग को अपने आप पर काम करना है। और कुछ बताइए आप कैसे तैयारी चल रही है, मतलब टीसीएस का क्या, टीसीएस दे रहे हो, आईएएस भी दे रहे हो? दोनों। यस सर। कोई दिया पेपर? नहीं अभी तो नहीं सर, सोचेंगे। डरना नहीं चाहिए पेपर देने से, प्रेशर नहीं फील करना चाहिए। अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप लोग कभी तैयारी पूरी नहीं होती है कैसे की,
आपके पास जितना टाइम है बस कैलेंडर अपना याद होना चाहिए। गलती हो गई है मुझसे सिलेबस प्रीवियस ईयर बताया हूँ कैलेंडर कि कब है एग्जाम, कब फॉर्म आ रहा है, कब एग्जाम हो रहा है। यूपीएससी का तो फिक्स है, पीसीएस का भी लगभग फिक्स ही है कि अंदाजा होता है किस टाइम हो रहा है, कितने महीने आपके बचे हैं, उतने टाइम में आप कैसे क्या क्या आप वो कर रहे हैं, किस किस रेशियो में क्या क्या पढ़ना है, उस पर ध्यान दीजिए और लगातार पढ़िए। अपने उस पर किताबों पे भरोसा रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भरोसा रखिए और बस पढ़िए और खुद ही अपनी लड़ाई है, अपने आप के साथ लड़ाई होती है सर। क्या चीज़ और कुछ आप बताइए। जीएस में क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? बंद करेंगे। किसी दिन और ऐसे का कि मुझे मालूम नहीं था, अचानक के लोग बताएं अभी एक आधे घंटे पहले कि आ जाइए और पढ़ा दीजिए।